दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चहेता प्रिय चैनल जालौन टाइम्स। बात शुरू करने के पहले हमेशा की तरह आपसे वही एक विनती करनी है, निवेदन करना है, गुजारिश करनी है, अपील करनी है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब और लाइक करें। और इसमें जो बेल आइकॉन है, घंटी के आकृति का जो बटन होता है, उसको दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक तत्काल पहुंच जाया करे, आप तत्काल उससे सूचित हो जाया करें। साथ ही इसमें जो कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में आज के वीडियो के बारे में अपनी राय लिखना ना भूलें। तो आज 18वीं लोकसभा के चुनाव परिणामों के खुलने का दिन था। तो वो चुनाव परिणाम अभी भी, हालांकि कुछ जगह गिनती जारी है, अभी भी कुछ जगह अंतिम परिणाम आने बाकी है, लेकिन तस्वीर जब तक आप ये वीडियो बन रहा है तब तक तस्वीर साफ हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अकेली दम से बहुमत से पीछे रह गई है, नंबर एक बात। तो नंबर दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने जो ये दावा किया था कि हम सहयोगी दलों के साथ इस बार 400 का आंकड़ा पार करेंगे, लोगों ने वो ख्वाहिश उनकी पूरी नहीं होने दी है, बल्कि 300 के आंकड़े पर भी वो नहीं पहुंच पाए। और लगता है कि 300 के आंकड़े को सब तक सारे परिणाम अंतिम रूप से खुल जाएंगे, उसके बाद में भी वो 300 तक नहीं पहुंच पाए। तो जब दोपहर में ही ये स्थिति स्पष्ट हो गई थी, तो फिर एक लोगों के बीच में इस बात की चर्चा चल रही थी। लोग जो है ये इस उहापोह लोगों के लिए कई विचार उहापोह था कि इस स्थिति में मोदी जी क्या करेंगे। मोदी जी जो कि अभी तक एक इस बात के अभ्यस्त हैं कि वो पूरे अपने तरीके से सरकार चलाने के अभ्यस्त हैं, बल्कि वो ये चाहते कि राज्यों में भी एक तो पहले तो उनकी पार्टी की सरकार सभी राज्यों में बन जाए, और फिर वो राज्यों के जो मुख्यमंत्री हों वो भी कठपुतली, उनके हाथ की कठपुतली मुख्यमंत्री हों। इसीलिए उन्होंने शिवराज सिंह को हटा दिया था, इसीलिए उन्होंने वसुंधरा राजे को हटा दिया था, और तमाम सारे उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा था कि वो उनको हटाने वाले हैं, योगी आदित्यनाथ को चुनाव के बाद में। और सब जगह भारतीय जनता पार्टी के वो और अपने जो है मन मुताबिक मुख्यमंत्री उनका तय कर देने का उनका प्लान दिखाई देता था। तो ऐसी मानसिकता वाले, ऐसे मिजाज वाले नेता के लिए एक बहुत ही कठिन काम है एक गठबंधन सरकार को चलाना। मोदी जी, अटल जी नहीं, किस तरीके से वो सारे फैसले एक अपने हाथ में ले लेते हैं, वो उनको देखा गया है। यानी यहाँ तक कि उन्होंने अपने पार्टी में जो अपने से उस समय बुजुर्ग थे, जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उन सबको तो मार्गदर्शक मंडल में तो डाल ही दिया, और उसके बाद में मार्गदर्शक मंडल की भी कभी बैठक नहीं बुलाई। इस तरीके से वो मनमानी से काम करने के आदी हैं, और अब जब गठबंधन सरकार चलाएंगे तो वैसी मनमानी कर पाना उनके लिए संभव नहीं रह पाएगा। तो ये लग रहा था कि अब मोदी जी क्या खुद ही जो है, ऐसा तो नहीं कि खुद ही ये कह दें कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम तो विपक्ष में बैठने का फैसला करते। नंबर एक तो बात ये थी। नंबर दूसरी बात ये थी कि मोदी जी के सहयोगी दल हैं, वो भी अभी जो सहयोगी दल हैं वो ये मान के चल रहे थे, जो एग्जिट पोल के माध्यम से जैसा वातावरण बनाया गया था, तो ये मान के चल रहे थे कि एग्जिट के अकेले दम पे भारतीय जनता पार्टी को पर्याप्त सीटें मिल जाएंगी, 300 से ऊपर सीटें मिल जाएंगी, बल्कि 350 से भी ऊपर सीटें मिल जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि चलिए हम जो है उनके साथ में साझेदार बने रहकर, और थोड़ा जो है सत्ताधारी कहलाने का, सत्ताधारी होने का मजा हमें भी मिलता रहेगा, थोड़ा सत्ता की जो मलाई है वो चाटने का अवसर हमको भी मिलता रहेगा उस समय। तो वो इस मानसिकता में थे चुनाव परिणाम आने के पहले। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए और देखा कि उन्होंने कहा कि नहीं, मोदी जी को तो बैसाखियों के सहारे सरकार चलानी पड़ेगी और वो बैसाखी बनेंगे, तो फिर उन्होंने कहा कि फिर तो और ये चाहेंगे कि जब वो उनकी बैसाखी में मोदी जी की सरकार चल रही हुई, तो वो चाहेंगे कि
हमारी शर्तों पर फिर भी सरकार चले, और शर्तों पे काम करने का मोदी का मिजाज नहीं है। तो हो सकता है कि उन लोगों के मन में ये आ जाए कि चलिए अब इनसे समय रहते अभी शुरुआत में ही छुटकारा पा लिया जाए तो ठीक है, इनको सरकार बनाने का अवसर ही न दिया जाए। और दूसरा गठबंधन अभी ऐसा है कि वो खुद में ही अपना गठबंधन, उसमें कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, उसके पास में 100 से ज्यादा सीटें हैं नहीं, तो उसके साथ में ऐसी समस्या का सामना करना भी नहीं पड़ेगा। और मनमोहन सिंह के जमाने में देखा उन्होंने कि कांग्रेस की कमान तो मनमोहन सिंह के जमाने में भी असली तौर पर सोनिया गांधी के हाथ में ही थी। तो उस समय कोई सहयोगी दलों के लिए कोई समस्या उन्होंने आने नहीं दी। सहयोगी दलों की शर्तों पे 10 साल तक सरकार कांग्रेस ने समय चलाई थी। तो कांग्रेस का मिजाज वैसा है कि वो सहयोगी दलों के साथ निभा सकती है। तो वो ये अनुमान किया जा रहा था कि कहीं वो लोग, कहीं कुछ सहयोगी दल ही सरकार बनने की तस्वीर साफ होने के पहले पाला बदल के और कांग्रेस की तरफ ना आ जाए। तो शाम तक इन बातों को लेके अटकलें तेज हो गई। लेकिन शाम को सबसे पहले राहुल गांधी की और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये साफ कर दिया कि उन्होंने कोई अधीरता नहीं दिखाई कि वो सरकार का दावा पेश करने जा रहे हैं। सरकार का दावा पेश करने की कोई अधीरता नहीं दिखाई। और कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि हम एक गठबंधन में हैं, हमने एक चुनाव मिलजुल कर लड़ा है, तो जब तक सहयोगी दलों के साथ हम परामर्श न कर लें तब तक हम सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे कि नहीं पेश करेंगे, ये हमारा तय नहीं है। और अन्य जो दल जो एनडीए के खेमे में थे और जो हमारे सहयोगी बन सकते, उनसे बात करने के बारे में भी हम तब कोई कदम आगे बढ़ाएंगे जब सहयोगी दलों से विचार विमर्श करें। तो जब देख लिया उन्होंने कि कांग्रेस की तरफ से अभी कोई पहल होने नहीं जा रही है तोड़फोड़ की, तो फिर मोदी जी का साहस बना और मोदी जी शाम को जो है मोदी जी ने यह तय कर लिया कि नहीं, हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। मोदी जी के लिए, मोदी जी अगर छोड़ते भी तो मोदी जी के लिए के साथ में समस्या क्या थी कि वैसे अगर मोदी सोचते कि चलिए ठीक है, गठबंधन, ये अनुमान किया जा रहा है कि अगर कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बन भी जाए इंडिया की, तो वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि वो केरवेर का संघ उसमें एक तरीके से है और बड़ा मुश्किल होगा कि वो कार्यकाल पूरा कर पाए। तो मौका दे सकते थे मोदी जी के, चलाइए आप, तो फिर हो सकता है कि अगली बार वो ये अंदाजा कर सकते थे कि हमें हो सकता है कि अब की बार वास्तव में 400 से ऊपर सीटें मिल जाए। लेकिन ये रिस्क उन्होंने क्यों मोल ली? क्योंकि मोदी जी के सामने बहुत ज्यादा विकल्प इस कारण से नहीं कि मोदी जी को ये पता है कि अगर सरकार बन गई विपक्ष में तो शुरुआत में ही वो सारे लोग उनके इतने सताए हुए कि वो उनके तमाम कामों की जांच शुरू करा दें। और उनमें से कई कामों में ऐसी फसंत है कि उनका और अमित शाह के लिए बहुत बड़े संकट खड़े हो जाएंगे और हो सकता है कि वो इस लायक ही नहीं रह जाएं कि वो जो है फिर कभी सरकार बनाने की स्थिति उनके लिए कभी सरकार बनाने की गुंजाइश ही न रह जाए, इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो मुसीबत अगर ना आ पाए तो एन के एन प्रकार सरकार बनानी है, करो या मरो की स्थिति मोदी जी को शाम तक समझ में आई। तो इसलिए शाम को 7 बजे वो पार्टी कार्यालय में आए। जब उन्होंने कांग्रेस का रुख पता चलने के बाद में कुछ निश्चिंत हुए तो फिर उन्होंने आके घोषणा की कि नहीं, वो तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। और तीसरी बार उन्होंने पूरा आत्मविश्वास दिखाया और उन्होंने ये जो बन रहा था, ये वातावरण जो बन रहा था कि नहीं, ये इस चुनाव में पूर्ण बहुमत, अकेले दम पे बहुमत न मिलने से उनकी हार हुई है, उन्होंने उस प्रभाव को पूरी तरीके से अपने भाषण में पूरी तरीके से धो दिया। और उन्होंने इस बात को स्थापित किया मजबूती के साथ में कि नहीं, ये उनकी उपलब्धि है। लोगों ने जनादेश तीसरी बार उनके नेतृत्व के वाले गठबंधन को तीसरी बार सरकार बनाने का जनादेश दिया, ये उनकी उपलब्धि है। उन्होंने कहा पिछले कई दशक बाद ऐसा जो है
अवसर मतदाताओं ने दिया, ऐसा अवसर किसी गठबंधन को मिला है, किसी पार्टी को मिला है, ये कह के उन्होंने जो है पूरा राजनीतिक जो पूरा दृश्य था उसको बदलने की कोशिश की और एक अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की और अपने आगे के संकल्प उन्होंने घोषित करने का प्रयास किया कि जो है हमने अभी 5वें नंबर की इकोनॉमी देश को बना दी, जो 11वें 12वें 13वें नंबर पे होता था, और हम जो है अब 3रे नंबर की इकोनॉमी बनाने के लिए काम करना है, ये उन्होंने घोषणा की। बाकी और तमाम सारी उन्होंने बड़ी बड़ी बातें इसमें कह डाली। अब अंदाजा ये था कि गठबंधन की अगर वो सरकार बनाएंगे तो जैसे ईडी और सीबीआई का वो दुरुपयोग करते रहे विपक्ष के दमन के लिए, तो विपक्ष के दमन के सहयोगी दलों के का दबाव भी उन पर रहेगा और सहयोगी दल नहीं चाहेंगे कि जिस सरकार को में वो साझीदार है उस सरकार की कोई ऐसी छवि जाति करने वाली की छवि बने, तो वो ईडीआई और सीबीआई का इस तरह से दुरुपयोग नहीं होने देंगे। ये अनुमान किया जाता था कि नहीं, अब विपक्ष का अनावश्यक भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई के नाम पर विपक्ष का अनावश्यक उत्पीड़न बचेगा। लेकिन मोदी जी ने आज फिर ये आवाज देने की कोशिश की कि नहीं, उनकी वो मुहिम तो वो चलती रही। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का हर स्तर पर जो है हर तरह के भ्रष्टाचार को खत्म करने में का जो पिछले 2 कार्यकाल से जो ये सिलसिला चला रही हमारी सरकार, वो सिलसिला आगे चलाती रहेगी। हालांकि ये तो मोदी जी की बात है, अभी वो जब गठबंधन सरकार को बरतेंगे तो वो उनका दावा कितना पूरा हो सकता है। और ये तो चलिए ठीक है, उनका अगर दावा करें ईमानदारी से तो पूरा है, लेकिन ये तो इसकी प्रमाणिकता को, उसकी विश्वसनीयता को उन्होंने खुद ही इसलिए दाग लगा दिया कि पिछली सरकार की काल में चाहे वो प्रफुल्ल पटेल रहे हो, उनको उन्होंने क्लीन चिट दे दी, जिनकी जांच उन्होंने उन्हीं की सरकार ने कराई थी, उनको क्लीन चिट दे दी है। महाराष्ट्र के वो जो है उनके अजीत पवार पे भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगाए थे, उनके खिलाफ जांचें ठंडे वक्ते में डलवा दी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जब आए थे तो उनके ऊपर, जब कांग्रेस में थे तो उन्होंने कितने गंभीर आरोप लगाए थे, वहां जांचें डाल दी और फिर तो छुटवैया तक की जांचें खत्म कर दी। जो लोकसभा चुनाव के अभियान के दौरान जो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी में दूसरे दल के नेताओं को शामिल करने का जो उन्होंने अभियान चलाया था, तो उन शामिल करने के अभियान के दौरान न जाने भ्रष्टाचार में फंसे हुए कितने विपक्षी खेमे के नेता आए और उन्होंने जो है गंगा नाली, भाजपा की गंगा नाली, वो सबके सब मुक्त हो गए। तो ये स्पष्ट हो गया कि भ्रष्टाचार पे कि एक हास्यास्पद बात है उनकी इस बात पे कोई, क्योंकि वो भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। भ्रष्टाचार को मिटाने की उनकी बात बिल्कुल दिखावटी है। ये पूरी तरीके से उनका जो है एक थोथा संकल्प है, एक झूठा संकल्प है, वो एक उनकी झूठी बात है। तो इसमें तो अब किसी को विश्वास नहीं है। लेकिन लोग ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, लोग बहुत समय से ये चाहते रहे, और वो हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी बुराई है कि इसमें भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं हो पाए। तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से कांग्रेस ने उसका एक आवाज दिलाने की प्रयास किया था कि आर्थिक सर्वे कराएंगे। आर्थिक सर्वे कराएंगे तो आर्थिक सर्वे में ये पता चल जाएगा कि जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए से भी कम है और पता चला कि वो 8-10 साल की नौकरी में ही कई करोड़ों की हैसियत का मालिक बन जा रहा है, तो सर्वे में ये ऐसे जो भ्रष्ट नौकरशाह कर्मचारी है वो उजागर हो जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नेताओं के खिलाफ, ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने अपनी आय से बहुत अधिक संपत्ति जमा कर ली है, तो वो सब सारे के सारे लोग भी पकड़ में आ जाएंगे। तो कांग्रेस ने इस बात को कहा था, तो अब जो है ये एक बात पूरे हो जाना चाहिए था। ये इस बात पे लोगों ने यकीन करके, और इसीलिए कांग्रेस का वोट बढ़ा है या इंडिया गठबंधन का वोट बढ़ा है। तो अब होना तो ये चाहिए कि अगर भ्रष्टाचार के विरोध में वो
जो है कार्रवाई करना चाहते हैं, अगर भ्रष्टाचार के विरोध में वास्तव में कार्रवाई करने का उनका इरादा है मोदी जी का, तो वो तीसरी कार्यकाल में जो बात कांग्रेस ने कही है वो करके वो दिखाए। वो कहे कि कांग्रेस ने तो केवल घोषणा पत्र में रखने के लिए बात कही थी, क्योंकि कांग्रेस को पता था हम सत्ता में आने वाले नहीं है, लेकिन इस बात को हम करके दिखाते हैं। तो हम ये एक बड़ी काट होगी विपक्ष की, लेकिन क्या वो ऐसा कर सकते हैं? और क्या लोगों को ये कहना चाहिए, क्या लोग इस बात की जवाबदेही उनसे मांगेंगे कि ये एक तरीका है कांग्रेस विपक्ष में उसने जो तरीका रखा भ्रष्टाचार खत्म करने का, एक तरीका है, तो ये तरीका जो सरकार में आए, हम ये चाहते, हमने इस बात के लिए वोट दिया कि कोई भी सरकार में आए, आप आ गए तो आप इस तरीके पे अमल आप क्यों नहीं आप ही करें, तो लोगों का दबाव इस बात पे बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में अब ये बात आ गई। पहले लोगों के दिमाग में ये बात नहीं थी कि भ्रष्टाचार को खत्म करने का एक तरीका था, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र के माध्यम से ये विचार लोगों के सामने आ गया, ये नक्शा सामने आ गया, और लोग अब इसका मुतालबा मोदी सरकार से भी करेंगे। अब देखना ये कि मोदी सरकार इस दिशा में कितना आगे बढ़ सकती। उन्होंने सामाजिक न्याय के मामले में गोल बात कर दी। पहले तो वो बहुत जो है छाती पीटते रहे थे कि मैं जब तक मैं हूं तब तक मेरे रहते हुए उनका आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता, उसका अनुसूचित जाति का और पिछड़े वर्ग का। अब खैर उनको तो आरक्षण वो अगर खत्म करते भी, इसीलिए वो बहुत बहुमत मांग रहे थे, तो अब तो उनको साधारण ही बहुमत ही मिला हुआ है, तो इसलिए अब तो वो स्थिति में रह भी नहीं गए आरक्षण खत्म करने की। लेकिन अगर वो जितनी जोर से डींग मारी थी, जितने अपने आप को हिमायती साबित करने की कोशिश की, अगर वो इतनी हिमायती हैं, तो अब लोगों के दिमाग में ये भी बात आ गई कि जो कांग्रेस ने बात कही थी, कांग्रेस को हमने मौका नहीं दिया, आप ज्यादा अच्छी तरीके से सरकार चला सकते, तो आप ज्यादा अच्छी तरीके से जो जनता के हित की जो बातें हैं वो आप पूरी कर सकते हैं। तो भले ही कांग्रेस ने कही हो, लेकिन जनहित की तो बात यही है कि आप जातिगत जनगणना कराएं और पिछड़े वर्ग को और अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों को उनके संख्या बल के हिसाब से जो है उसमें व्यवस्था में भागीदारी मिले, तो इसके लिए वो आरक्षण का आप दायरा बढ़ाएं। तो ये इसके लिए लोग दबाव बनाएंगे, इसके लिए जनमत का दबाव उनके ऊपर रहेगा। इस बारे में अब वो क्या करते हैं, इसकी काट करने के लिए कि विपक्ष फिर कभी ये मुद्दा उठा के और ये जो है हमको इस तरह विपक्ष उठा के फिर भले कामयाब ना हो पाए, तो इसलिए वो उस मुद्दे को रहने ना दें, तो उस मुद्दे को रहने ना दें। इस दिशा में वो कुछ करते भी कि नहीं करते, ये उनकी नियत की परीक्षा होगी। एक ये बात होगी, वो ये कहते कि हम जो है 5वीं नंबर की इकोनॉमी दुनिया में हमने बना ली, हम तीसरे नंबर की इकोनॉमी बना लेंगे। तो तीसरे नंबर की या 5वें नंबर की इकोनॉमी बनाने का आपका मतलब क्या है? इससे वो लोग तो प्रसन्न हो जाते हैं जिनका ध्यान केवल अपने कैरियर पे है, जो ये चाहते कि जो इस स्थिति में है कि वो अपनी प्रतिभा का और अपना श्रम का मूल्य अपने हिसाब से निर्धारित करा सकते हैं। IIT जैसे जॉब के लोग हैं, या आज भी जो मतलब इसी तरीके से जो MBA जो किए हुए हैं और जो बड़ी कंपनियों में जो जॉब कर रहे हैं, उन लोगों को तो इससे बड़ी ये बड़ा एक सामने लगता है कि 5वें नंबर और तीसरे नंबर की बन जाए। लेकिन वो जो आम कामगार है, जो आम मेहनत करते हैं, उसको इससे क्या लेना देना? भाई आपको तो 5वें नंबर की इकोनॉमी होने का मतलब अगर केवल ये कि 1% आदमियों के हाथ में 40% देश की संपत्ति हो जाना है, तो उससे आम जनता को न तो कोई गर्व हो सकता है, ना आम जनता को कोई भला हो सकता है। आम जनता चाहती कि हमारी पर कैपिटा इनकम इससे कितनी बढ़ रही, वो तो इससे चाहती कि आम जनता तक वो जो समृद्धि देश की बढ़ रही है, उसका उस अनुपात में आम जनता की समृद्धि, आम जनता में जो प्रत्येक व्यक्ति की समृद्धि कितनी बढ़ पा रही, उसकी समृद्धि में कोई इजाफा
हो पा रहा नहीं हो पा रहा, उसके रोजगार के अवसर में कोई इजाफा हो पा रहा नहीं हो पा रहा, खुशहाली सूचकांक बढ़ पा रहा है या नहीं बढ़ पा रहा है, और जो जितने जितने ट्रिलियन की उनकी इकोनॉमी है। आप ये नहीं कि 5 लोग ही रेस में दौड़ रहे हो, 5वें नंबर पे आप है, तो आप सबसे पीछे, तो आप कहें हम तो 5वें नंबर पे आ गए, ये एक नहीं होता। अभी तो जो आपसे चौथे नंबर पे भी है, जो उससे और आपकी कितने ट्रिलियन की व्यवस्था, बहुत अंतर है। तो अगर अंतर बना रहेगा, आप तीसरे नंबर पर जाएंगे और पहले दूसरे से आपका बहुत अंतर होगा, कई गुने का फासला होगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। नहीं, वो उपलब्धि नहीं कही जाएगी। तो लोगों को ये चाहिए, लोगों को ये आंकड़ों की बाजीगरी नहीं चाहिए तीसरे नंबर और 5वें नंबर पे। लोग इस बीच में समझदार हुए, लोग इस आधार पे मांगते हैं कि आपकी आर्थिक उपलब्धियां ऐसी हो जिससे जो एक तरह से आवश्यक वस्तुओं का जो दायरा बढ़ता जा रहा है, उसके अनुपात में हर कामगार को कि वो उसकी वो जो आवश्यक वस्तुओं का जो है, वो आवश्यक वस्तुओं की के लायक, मतलब उसकी आमदनी हो आवश्यक वस्तुओं की को जुटाने लायक, आवश्यक सेवाओं को जुटाने लायक हो, उसको आमदनी हो, और अतिरिक्त बचत करने की उसके पास आमदनी हो। वो इतनी आमदनी चाहता है कि इसलिए उसकी उस हिसाब से उसकी आमदनी में भी ग्रोथ होती रहे। अगर उसकी आमदनी में ग्रोथ नहीं होती है, अगर उसकी आमदनी जो जिस हिसाब से सुख सुविधा की सामग्री बढ़ती जा रही, आवश्यक वस्तुओं का दायरा बढ़ता जा रहा, और उसकी आमदनी सीमित ही रहती, और वो जो है उन तक उसकी पहुंच संभव नहीं हो पाती, और उसकी पहुंच बल्कि जो अभी जहां तक उसकी पहुंच है जिन वस्तुओं तक और जिन सेवाओं तक, वहां से भी पीछे रह जाती। तो वो इसलिए क्योंकि 1% आदमियों की समृद्धि बहुत बढ़ गई। अदानी और अंबानी पता चला कि दुनिया के शीर्षतम स्तर के जो है मालदार लोग हो गए, तो उससे मतलब उसको जो है वो कोई उपलब्धि नहीं मानेगा आम आदमी को उससे कोई सुख नहीं होगा। आम आदमी उसकी वजह से कोई सरकार की तारीफ करने के लिए तैयार है। तो अब ये चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी कि अर्थव्यवस्था का जो अभी तक का जो आपका मॉडल था, जो अभी तक की आपकी आर्थिक नीतियां गलत, वो आर्थिक नीतियों को आप ये आर्थिक तरक्की को इस आधार पे मानते थे कि अमीर वर्ग में समृद्धि कितनी बढ़ रही, उसने इसको चुनाव में इसको नकारा है। तो इन सारी चुनौतियों को उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि हम जो है जब आपके मन में ये है कि कांग्रेस मुक्त भारत और विपक्ष मुक्त भारत, तो आप उनको भी, जब सहयोगी दलों को भी, अगर उन्होंने निष्कंटक होकर अवसर दे दिया, और वो आप जो कहते रहे और वो नतमस्तक उसको होके सिरोधार होते हुए, और उस स्थिति में उन्होंने आपकी सरकार में रहना स्वीकार किया, तो उन्हें पता है कि एक दिन तो हमारा भी अस्तित्व मिटा देंगे। इसीलिए तो नीतीश कुमार बीच में बिदक गए थे और तेजस्वी के साथ चले गए थे, क्योंकि नीतीश कुमार को आभास हो गया था कि ये हमारे साथ में रह के हमारी वजूद बिहार में खत्म करने के लिए जा रहे। आपने वहां उड़ीसा में बीजू जनता दल के साथ में क्या किया? उन्होंने पटनायक ने हर मौके पर आपका साथ दिया, लेकिन आखिरी में आपने क्या काम किया? क्या आपने आखिरी में पटनायक की लुटिया डुबो के ही माने, क्योंकि आपको तो वो भी राज फतेह करना। तो इस मंशा को आपके सहयोगी दल जानते हैं। तो ये आपकी बार का ये कार्यकाल सहज तरीके से चलाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। और अगर इंडिया गठबंधन अगर ये इस बीच में कोशिश ऐसी प्रयास नहीं करता कि वो जोड़ तोड़ करके इन बुरी स्थिति में सरकार बनाए, तो ये उसके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और वो हो सकता है कि अगली बार उसके लिए जो है अगली बार उसके पक्ष में जनमत और बढ़ जाए। अभी जितने इस बात का श्रेय देना पड़ेगा, राहुल गांधी की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने सही मुद्दे उठाए, वो चाहे जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, चाहे आर्थिक आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे वो जो है अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का मुद्दा हो। और लेकिन उनके पास में संसाधन नहीं थे, उनके पास संगठन नहीं था, तो वो जहां तक बढ़ा सकते थे जितना मतलब उन सीमित संसाधनों में
जितनी उपलब्धि अर्जित कर सकते थे उसकी सीमाएं थी, उतनी उन्होंने उपलब्धि अर्जित की। और सहयोगी दलों के साथ में उन्होंने बेहतर तालमेल की मानसिकता, बेहतर तालमेल की स्थिति को बनाया है, बेहतर तालमेल बनाया है। तो इसलिए ये तालमेल आगे चल के भी सत्ता में वो ना भी रहे तो भी उम्मीद की जाती है कि ये तालमेल रहेगा। और उनके गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के मुद्दों को लोगों ने पसंद किया है। तो अगली बार हो सकता है कि वो अपनी दम पर सत्ता में आने में सफल भी हो जाए। सफल होने की आशा रख सकते, तो वो भी उनको मनोबल बनाए रखते हुए विपक्ष में अगर वो काम करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो अब आगे देखिए होता है क्या, ये देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।